सबसे सबसे पहले मेरा एक विनम्र आग्रह है, थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग फोन को साइलेंट कर देंगे। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, क्योंकि इसमें ध्यान भटकता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय भाई साहब नमो नारायण दीक्षित जी, जो कि किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, परम आदरणीय राठौर साहब, जो कि विगत 30-35 वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में अपना जीवन समर्पित किए हैं, आदरणीय चौधरी साहब और हमारे समक्ष बैठे भाई मुरैना से पधारे फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के पदाधिकारी, आप सभी किसान भाई और हमारे देवेंद्र भाई के जो भी रिलेशन में रिलेटिव हैं, आप सभी को आज राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इत्तेफाक से देवेंद्र जी, आज बहुत अच्छे दिन आपके इस मिट्टी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। हमारे साथ समक्ष पधारे उत्तर प्रदेश से संगीतकार, जिन्होंने किसानों के ऊपर 2 लोकगीत भी सुनाए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो भव्य शुभारंभ है मिट्टी परीक्षण केंद्र का, अभी आप लोगों को उतना इसका महत्व नहीं है। जैसा राठौर साहब ने बताया, हमारे आदरणीय भाई साहब ने भी बताया कि भटिंडा से जैसलमेर एक ट्रेन चलती है जो कैंसर ट्रेन है। ये कैंसर ट्रेन क्यों चल रही है? ये कैंसर ट्रेन इसलिए चल रही है कि पहले हम भोजन करते थे, अब हम खाना खाते हैं। पहले हम लोग भोजन करते थे, अब हम खाना खाते हैं। चीजें दोनों एक हैं, लेकिन फर्क है। भोजन वो होता है जो प्रकृति बनाती है, और खाना वो होता है जो हम और आप बनाते हैं। प्रकृति ने जो भी बनाया है वो कोई भी चीज हानिकारक नहीं है। हम और आपने जो भी बनाया है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हानि देने वाली ही है, ये आप समझ लीजिए। निश्चित विज्ञान का युग है, हम प्रगति कर रहे हैं। विज्ञान से मेरा कोई मुझे संदेह नहीं है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी अगर हम ले लें तो निश्चित कोई भी कार्य हम करेंगे तो हमें सफलता ही मिलेगी, और किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट उसका नहीं होगा। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो किसान है। मैं मानता हूं हमने प्रोग्रेस की है। पहले हम उत्पादन 6 कुंटल 8 कुंटल लेते थे, आज हम 10 कुंटल 12 कुंटल तक उत्पादन ले रहे हैं। फिर से उत्पादन थोड़ा डाउन हुआ है। हमने क्या किया? हमें सलाह दी गई थी कि आपको अपने खेत में 10 किलो डीएपी डालना है, 10 किलो यूरिया डालना है। हमारे लालच ने वो 10 किलो को 100 किलो बना दिया। अब जब 100 किलो हमने बना दिया तो क्या हुआ? मिट्टी के अंदर मौजूद जो प्रकृति के जो कार्यकर्ता थे, जो केंचुआ था, आप अकेले काम करोगे, आपके खेत में लाखों केंचुए काम करते हैं, वो केंचुए धीरे धीरे नष्ट हो गए। आपके खेत में करोड़ों की संख्या में जो सूक्ष्म जीवाणु थे वो नष्ट हो गए। आपके खेत में ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक जीव जंतु थे
जो आपकी गैर हाजिरी में आपके खेत में काम करते थे, वो धीरे धीरे रासायनिक खाद के कारण हमने उनको नष्ट कर दिया। जब वो नष्ट हुए, उत्पादन कम हुआ, पौधे में रोग आने लगे। जब पौधे में रोग आने लगे तो हम गए दुकानदार के पास, रोग आ रहे हैं, तो दुकानदार ने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और हमने धीरे धीरे एक सिस्टम बना दिया कि हमारे खेत में अगर साल में 2 लाख का उत्पादन हो रहा है तो संभवतः 50 से 80 हजार रुपया हम ये दुकानदार को देंगे, वो हमारा सलाहकार बन गया। यही कारण है। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे खेती घाटे का धंधा बनने लगा। पहला कारण रासायनिक का अत्यधिक उपयोग। दूसरा कारण खेती का जो सहयोगी कार्य है वो है पशुपालन, वो हमने लगभग समाप्त कर दिया। अब तो बहुत सारे लोग गांव में भी दूध खरीद के ही चाय बनाते हैं, बहुत सारे गांव में ऐसा मैंने देखा है। खेती के समकक्ष दूसरा हमारा काम है वो है पशुपालन। तीसरा जो समकक्ष कार्य था वो था बागवानी। तो दोनों हमने बंद कर दिए, बागवानी बंद कर दिया और पशुपालन को भी लगभग बंद ही कर दिया है। अब कुछ लोग एक आध गाय भैंस रखते हैं, बाकी दूध कहां से आ रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पशु तो कम हो गए। तो ये जो तीनों चीजें हैं, अगर हम इनको तीनों को पैरेलल लेके चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं खेती हमेशा लाभ का धंधा थी, है और भविष्य में भी रहेगी। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अगर कोई रोजगार देने वाला होगा तो जैसे माँ अपनी गोद में सबको संभाल लेती है, वैसे ही केवल धरती माँ होगी, गांव होगा और किसान होगा। बहुत सारे धंधे आगे चल के खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब सवाल है कि वर्तमान की जो परिस्थिति है उससे कैसे निपटा जाए। आज कोई घर ऐसा नहीं है, किसी को गैस, किसी को शुगर, बीपी, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। क्योंकि मैं स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन में भी राष्ट्रीय लेवल पे मैं काम कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आप अचंभित हो जाएंगे। हमारे देश में आज जो डिवोर्स के जो अधिक जो केस आ रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो नपुंसक होने की कगार पर। यही खान पान के कारण। कहां आप कितना जहर खा रहे हैं प्रतिदिन? सरकार ने जो तय किया है मापदंड, इतने % से ज्यादा आपको नहीं डालना है। आप सुबह से शाम तक जितने भी सामान खा रहे हैं, जितने भी आप प्रोडक्ट खा रहे हैं, सब में वो रासायनिक जहर डाला जा रहा है। तो आप प्रतिदिन तय मात्रा से 10 गुना अधिक जहर खा रहे हैं प्रतिदिन। अब तो यहां तक हद हो गई है कि कल अगर सब्जी टूटना है तो शाम को स्प्रे कर देते हैं और सुबह वो सब्जी बाजार में आ जाती है और दोपहर या शाम तक वो सब्जी हमारे पेट में पहुंच जाती है। सीधा वो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है और उसी का कारण है कि इतने सारे रोग आज फैल रहे हैं। अब जब रोग हो जाता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हाथ में वो जोड़ते हैं, चाहे कितना भी पैसा ले लो, मेरे बेटे को, मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। पहले अधिक कमाई के चक्कर में हमने जहर डाला, थोड़ा पैसा कमाया और कोई घर में बीमार हो गया, वो पैसे को रख के बैठे हैं और डॉक्टर के हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस धरती पर डॉक्टर भगवान नहीं है। अगर इस धरती पे कोई भगवान है तो वो किसान है। किसान जिस दिन ठान लेगा कि दुनिया में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, उस दिन कोई बीमार नहीं होगा। क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध सीधा भोजन से, दवाइयों से नहीं है। आपका भोजन दवा बन सकता है, लेकिन दवा
कभी आपका भोजन नहीं बन सकती। तो स्वास्थ्य का संबंध होता है सीधा भोजन से। अगर हम शुद्ध भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, दिनचर्या को ठीक करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, तो रोग आपको आएंगे ही नहीं। हमारे आपके सभी के परिवार में, ये कोई मैं अजीब बात नहीं बता रहा हूं आपको, हमने सबने देखा है, हमारे आपके बुजुर्ग 100-100 साल तक जीवन जिए, कभी उन्हें इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, कभी उन्हें दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। आज हम और आप जो ये पीढ़ी है, ये पीढ़ी 40 साल के बाद दवाइयों से चल रही है। अगली पीढ़ी वो तो पैदा ही दवाइयों से हो रहे हैं। तो ये अगर कोई सुधार कर सकता है तो वो केवल और केवल किसान सुधार कर सकता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करने आया हूं कि आप और हम, इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, अध्यात्म का मैंने इसलिए नाम लिया, अध्यात्म ही हमको जीवन सिखाता है। अध्यात्म हमको गलत कार्य करने से रोकता है। कल गीता दिवस था। गीता का श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सब सुखी रहे, समृद्ध बने, स्वस्थ रहे। ये हमको अध्यात्म सिखाता है। हम क्या सीख रहे हैं? मेरा खेत, मेरी खेती, मेरा 250 कुंटल होना चाहिए, मेरा 500 कुंटल होना चाहिए। भैया है मैं करके जाने कितने चले गए यहां से, और हम और आपको भी जाना है। ये जो हम मालिक बन बैठे हैं ना, ये जो मालिक बनने की जो प्रवृत्ति है, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। उस खेत के, इस घर के, इस दुनिया के सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक है, वो है परम पिता परमात्मा। हम और आप सब उनके कर्मचारी हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। जो खेत आपको आपके पिताजी से मिला है, उन्हें भी उनके पिताजी से मिला था, उन्हें उनके पिताजी से मिला था, और उन्हें उनके पिताजी से मिला था। वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से यही प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। हम और आप इसके गुनहगार हैं, क्योंकि हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को अच्छे खेत दिए थे, हरे भरे बगीचे दिए थे, गांव में तालाब दिए थे, बरगद, पीपल और नीम के पेड़ दिए थे, आंगन में तुलसी का पेड़ दिया था। हम और आप गुनहगार हैं कि सब हमने और आपने बर्बाद किया। तो गुनाह हमने आपने किया है, तो सजा कौन भुगतेगा? हम और आप ही भुगतेंगे। क्योंकि संसार में आपको कभी कुछ मिलता नहीं है। संसार में आपको लौटाया जाता है। जो आप करेंगे वही लौट के आपके पास आएगा। तो जैसा हमने किया है वैसा ही हमको आज मिल रहा है। अभी वक्त है, हमें सुधरना है, संभलना है। बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन ये सत्य है, और सत्य जल्दी से समझ में आता नहीं है। सत्य को समझने के लिए हमें उस उद्देश्य की गहराई तक जाना पड़ेगा। एक होता है सजा का प्रावधान, दो तरह का होता है। एक तो कोई गुनाह हम जानबूझ के करते हैं, एक होता है गैर इरादतन, कहते हैं ना गैर इरादतन। तो कहीं ना कहीं गैर इरादतन हम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं अपने समाज के साथ, देश के साथ। जिसको हम मां कहते हैं, वो मां आज वेंटिलेटर पे है। आज जब आप अपने खेत की जांच कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा। हमारे देश के वैज्ञानिक कहते हैं कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन न्यूनतम 0.6% होना चाहिए। आज कहीं नहीं है जी, न्यूनतम की बात कर रहा हूं। न्यूनतम 0.6% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, वो आज कहीं नहीं है। जब हम खेत की मिट्टी की जांच करते हैं तो एक होता है इसमें क्रिएशन एक्सचेंज वैल्यू, जिसे हम साधारण भाषा में श्वसन क्रिया कह सकते हैं।
श्वसन क्रिया जैसे हम और आप सांस लेते हैं, वैसे मिट्टी भी सांस लेती है। पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, धूप मिलना चाहिए, वो नहीं मिलती है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु मर चुके हैं उसके कारण मिट्टी कठोर होती जा रही है। जब आप पानी लगाते हैं तो मिट्टी पूरी कठोर हो जाती है और पौधे को प्रॉपर ऑक्सीजन उसकी जड़ों को नहीं मिलता है, तो क्या होता है, पौधे में रोग आता है। रोग आता है तो हम दवाइयों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, उत्पादन हमारा घटता जा रहा है। इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो एक है। सबसे पहले आप डीएपी और यूरिया डाल रहे हैं, डालो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बहुत भयंकर प्यास लगी हो और कोई आके आपको रबड़ी खिलाए, तो आप रबड़ी खाना पसंद करेंगे या पानी पीना पसंद करेंगे? पानी पीना पसंद करेंगे। क्यों? आपको रबड़ी की नहीं, आपको पानी की जरूरत है। वैसे ही आपकी मिट्टी को किस चीज की जरूरत है? आपको किसने बताया कि इसको डीएपी और यूरिया की जरूरत है? किसने बताया आपको? मेरा आप लोगों से भी सवाल है। आप जो डाल रहे हैं 1 बोरी डीएपी प्रति बीघे, 2 बोरी यूरिया प्रति बीघे, आपको कैसे मालूम है कि हमारे खेत को डीएपी और यूरिया की जरूरत है? वास्तव में जब आप मिट्टी की जांच करेंगे तो आपके बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिसमें डीएपी की आवश्यकता ही नहीं। अभी जो आपका डीएपी आ रहा है 40% फास्फोरस आ रहा है सर, और 18% नाइट्रोजन आ रहा है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो आप डाल रहे हैं, जिंक है, सल्फर है, बोरोन है, ये कौन डाले? पोटास है, ये कौन डाले? आपको मालूम ही नहीं है। ये कब मालूम पड़ेगा? जब आप मिट्टी की जांच कराएंगे। तो आज सबसे पहले आप सभी लोग देवेंद्र जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने यहाँ मिट्टी परीक्षण केंद्र शुरू किया है, और यह मिट्टी परीक्षण केंद्र ऐसा है कि जब आप मिट्टी लेके आएंगे तो यहाँ आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके ही सामने आपकी मिट्टी की जांच करके आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी, और साथ में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन, आपको रासायनिक खाद डालना है, क्योंकि हम आपको बाध्य नहीं कर सकते, हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अंतिम निर्णय आपका है कि आपको यूरिया डीएपी डालना है, यानी आपको रासायनिक ही डालना है। तो डालना है रासायनिक, तो कितना डालना है ये भी आपको रिकमेंडेशन तुरंत मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप जैविक खाद डालेंगे, तो कौन सी खाद कब डालेंगे, कितनी डालेंगे, ये भी आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक खेती। अगर आप वो करना चाहेंगे तो घर पे ही आप कैसे खाद बना सकते हैं उसकी भी हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। ये सारी व्यवस्था आपको यहां से उपलब्ध होगी। किसान भाइयों, आज मार्केट बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। हमें लगता है कि इसका कुछ नहीं होगा। एक वक्त था जब हमारे यहां आयुर्वेद पूर्ण रूप से खत्म हो गया था, लेकिन एक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया और पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर उपचार में कोई कारगर है तो वो आयुर्वेद है, और इसके हमने प्रमाण दिए। भारत ने आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है इसका प्रमाण दिया। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं सनत जयसूर्या, जानते हैं आप लोग ना?
संजय सूर्या को बीमारी हो गई थी, ये सत्य घटना है, आप इसको ऑनलाइन चेक भी कर लेना। संजय सूर्या बीमार हुए और संजय सूर्या ने पूरे विश्व के महान से महान डॉक्टरों से दवाइयां ली और 50 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। अंत में वो भारत आए और भारत में छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रकाश टाटा ने आयुर्वेद दवाइयों से महज 72 घंटे में उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और आज आयुर्वेद दवाइयों से वही सनत जयसूर्या पुणे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारे आयुर्वेद की ताकत है, ये भारतीय औषधियों की ताकत है। उसी तरह से भारतीय भोजन, मोटा अनाज जिसे हम श्री अन्न के नाम से अभी जानेंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर इनिशिएटिव लिया है और उसको प्रमोट कर रहे हैं। वास्तव में यही भोजन है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि खाना और भोजन दोनों में फर्क है। मोटा अनाज है वही भोजन है, हम और आप जो आज खा रहे हैं वो खाना है, वो भोजन नहीं है। खाने में पेट भरता है, शरीर को पौष्टिकता नहीं मिलती है, और भोजन से पेट भी भरता है और शरीर हमारा पोषण भी ग्रहण करता है। यह फर्क है भोजन और खाने में। तो सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच कराना है और मिट्टी के जांच के अनुसार ही हमें अपने खेत में खाद डालना है और दवाइयां डालना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप मिट्टी जांच करके आप अपने खेत में खाद डालेंगे तो आपको बहुत सारी दवाइयां डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे रोग आपके खेत से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो मिट्टी की जांच करा के आपको खाद डालना है। दूसरा आपको क्या करना है, पशुपालन को भी धीरे धीरे बढ़ाना है। तीसरा काम जो करना है आपको वो करना है बागवानी। भले आप अभी 1 एकड़ 2 एकड़ में ना लगाओ, लेकिन मेरी इतनी प्रार्थना जरूर सुनना, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं। तो जब हम सुनते हैं कि किसान फल खाता ही नहीं है तो हमें भी शर्म आती है। पहला अधिकार उस पर किसान का होना चाहिए। एक पौधा आप 100 रुपए का लगाते हैं ना, वो आपको न जाने कितने हजारों के फल देगा। एक पौधा आपने 100 रुपया का खरीद के लगा दिया, आप अपने जीवन काल में फल खाएंगे और आपकी अगली पीढ़ी भी उसी में फल खाएगी। 100 रुपया किलो फल मिलता है, एक पौधा लगा दो ना तो 20-25 किलो फल हर साल मिलेगा। ऐसे अलग अलग फलों के पौधे, कम से कम 10-20 पौधे तो अपने खेत की मेड़ों पे, कुएं के आसपास, बगीचे के ट्यूबवेल के आसपास लगाओ, जिससे कि हमें साल भर खाने को फल मिलते रहे। और दूसरा मेरा आग्रह है कि सब्जी का एक छोटा सा बगीचा जरूर लगाएं। हो सके तो छोटा बगीचा लगा लें, उसी में नीचे सब्जियां लगाएं और सब्जियां बाजार से हमें ना खरीदना पड़े और दूध बाजार से ना खरीदना पड़े। कम से कम इतना काम तो हम ये किसान भाई कर ही लें। बाकी हम लोग बहुत जल्दी इस मिशन को पूरे जिले में शुरू करने वाले हैं। हर तहसील में हम लोग एक केंद्र बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 30-40 किलोमीटर आने जाने में असुविधा होगी किसानों को। हर तहसील में हम लोग एक केंद्र बना रहे हैं और हर 5 गांव के बीच में एक हम और सहयोगी केंद्र बना रहे हैं, जिनको हमने नाम दिया है ग्राम सखा। वो ग्राम सखा मित्र हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग करेंगे और उन्हें आमदनी भी होगी और तहसील केंद्र को भी आमदनी होगी। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जो भी व्यापार होता है उस व्यापार के आदान प्रदान में कुछ न कुछ आमदनी जरूर होती है। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये आप लोगों की कंपनी है, आप लोगों ने ही बनाई है। आप इसके ग्राहक भी हैं, आप इसके मालिक भी हैं, क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं। तो इसमें जो भी आदान प्रदान में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी आप लोगों में ही वितरित होगा। इसलिए आप इसमें ग्राहक बनके भी लाभ कमाएंगे और आप ऑलरेडी इसमें शेयर होल्डर हैं तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जो भी साथी अन्य तहसीलों से आए
अगर वो अपनी तहसील में ये केंद्र बनाने के इच्छुक है तो वो देवेंद्र जी से संपर्क करें। देवेंद्र जी आपको बता देंगे। मुझसे संपर्क कर ले तो मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको समझा दूंगा। क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबा चर्चा नहीं करूंगा। पुनः आप लोगों से यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये हमारे देश की परंपरा है, ये हमारे राष्ट्र की परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए हम सब मिलके धीरे धीरे अपने खेतों को जैविक की ओर ले जाएंगे। फिर से हम लोग बागवानी लगाना शुरू करेंगे, धरती मां को हरा भरा करेंगे और जैविक खेती की ओर पुनः लौटेंगे, मोटे अनाज की तरफ पुनः लौटेंगे और लोकल के उत्पादों को भी हम लोग प्रमोट करेंगे, स्वदेशी उत्पादों को ही खरीदेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे भाई देवेंद्र जी को आज हमारे चिरंजीव अंशुल नाम है ना बेटे का, चिरंजीव अंशुल का आज जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत बधाई। और कोई बात नहीं, हम लोग निकल जाएंगे, हम तो आशीर्वाद ठीक है, धन्यवाद।